मॉर्निंग जी। ठीक है, मैंने एक बोला था कि कैटेगरी वाला कॉलम जो है वो करेक्ट करके लेके आना है। करा है सबने? करा है? ठीक है। जो आपने के बाद करवाया था ना, क्या तो कोई सेटमेंट्स हो रहा है, क्या तो कुछ तो है जो आप क्या नहीं हो रहा है, दोबारा देख लेते हैं। कोई जैसे आपने उसमें कहा था कि ब्रांच नेम और जोन वाले सारे सेपरेट करके वो होंगे, उसके बाद क्या था? बस फिर मैंने वो एक जगह सिटी प्रॉपरली प्रेजेंट थी, ब्राउन कॉलम रिमूव कर देना है। दैट्स इट। अपना लैपटॉप ले आओ, क्योंकि इधर जो मेरे पास है इसमें तो मैंने चेंजेस कर लिए हैं। ऑनलाइन जो लगा रहे हैं क्लास, उन्होंने करा है इतना सारा काम। एक तो यार रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, क्या करे बंदा। ले आओ जल्दी जल्दी, फिर प्रॉब्लम देख के फिर आगे करते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी सर। पर मैं ये पूछ रही थी, जैसे इसमें हमने ये तो आपने बोला कि इसको सेपरेट करके जो भी हमारे थोड़ा दूर हो, आपको जुकाम हो जाएगा। ये जो हमारे इतने ये जोन्स है, इसको सेपरेट करके फिर उसके बाद क्या स्टेप? ये जो जोन्स वाला कॉलम बनेगा उसको डिलीट करते हैं। उसको आप ना पहले इधर ऐसा करो, राइट क्लिक करना है, यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट करो प्रोडक्ट आईडी से पहले। प्रोडक्ट आईडी से पहले हाँ एक नया कॉलम इंसर्ट करो। ये हमने इसलिए इंसर्ट करा है क्योंकि हमने डीलिमिटर के बेसिस पे डीलिमिटर के पहले वाला डेटा इस कॉलम में रखना है, दूसरे वाला नेक्स्ट में रखना है। अगर हम खाली कॉलम ना करते, वो प्रोडक्ट आईडी को रिप्लेस कर देगा। अगर मैं एक टेक्स्ट को एक से दो कॉलम्स में डिवाइड करना चाहती हूँ, अब एक तो है ऑलरेडी कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट, दूसरा वाला क्या है, दूसरा अगर उसको मिलेगा नहीं तो वो नेक्स्ट वाले की वैल्यूज को रिप्लेस कर देगा। दैट इज व्हाई मैंने एक एम्प्टी कॉलम जो है वो इंसर्ट कर लिया। अब इस पे जाओ सिटी पे, इसको टेक्स्ट टू कॉलम्स करो, डेटा टैब के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम्स, ठीक है। हाँ डीलिमिटेड, नेक्स्ट यहाँ पे अदर में जाके अपना डीलिमिटर स्पेसिफाई कर दो, स्लैश है यही वाला स्टेप। हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिनिश। हाँ कोई बात नहीं, अब तो हमारा एम्प्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब कॉलम 2 में जाओ, कॉलम 2 में फिल्टर पे जाओ, ड्रॉप डाउन पे देखो आगे, इधर आगे ना वैल्यूज, ऊपर वाले तो है नहीं है, इस वजह से एम्प्टी है। अब इस कॉलम को हम सही तरीके से रिमूव कर सकते हैं, हमें नहीं चाहिए ये वाला कॉलम। ठीक है जी, डन है। चलिए जी आगे करते हैं, बस 1 मिनट में।
मैंने ये वाला करा नहीं था, है ना, आप लोगों ने कर लिया होगा ऑलरेडी। आगे देखो, आगे हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं आउटलायर्स। ठीक है जी, कि हमारे पास आउटलायर्स कौन से हैं। देखो, आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार मैं सारी वैल्यूज देखती हूँ। सबसे पहले तो देखो डिस्काउंट, नहीं पहले चलते हैं यूनिट प्राइस पे। यूनिट प्राइस तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली सभी चीजों का ठीक ही होगा, सही ही आ रहा है, बस कुछ कुछ ब्लैंक्स हैं। या तो हम सबसे पहला ऐसा करते हैं कि हम ये यूनिट प्राइस वाले ब्लैंक्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं देख लेती हूँ कि जहां पे यूनिट प्राइस ब्लैंक आ रहा है, क्या मेरे पास उसको ढूंढने का कोई तरीका है। अरे यार, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखो मैं क्या कर रही हूँ, ऑनलाइन वालों को स्क्रीन विजिबल है ना, मेरी आवाज आ रही है ठीक से। देखो कोई जवाब नहीं देगा, बस आवाज पता कब आएगी, जब अटेंडेंस लगाई जाएगी। तो देखो यूनिट प्राइस वाले कॉलम में हमारे पास क्या प्रॉब्लम्स है, बाकी सारे तो ठीक है। एक 79999 आ रहा है प्राइस। तो अगर हम देखेंगे प्रोडक्ट रेफरेंस में, तो, तो हमारे पास क्या कोई प्रोडक्ट है इतना महंगा। बिल्कुल है जी, ये आईफोन। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सही आ रहे हैं। बस हमें इनमें से प्रॉब्लम कौन सी आइडेंटिफाई करनी है, सॉरी किस चीज का सॉल्यूशन करना है, ब्लैंक वैल्यूज का, कि यहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज को हम कैसे फिल करना है। ठीक है, तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ ब्लैंक्स। देखो जहां पे हमारे पास ब्लैंक वैल्यूज है, एक्चुअल में 30 रोज है जहां पे ब्लैंक्स हैं, जहां पे यूनिट प्राइस अवेलेबल नहीं है। बट अगर यूनिट प्राइस अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की आईडी तो अवेलेबल है ना। दैट मीन्स हम प्रोडक्ट आईडी की हेल्प से यहाँ पे यूनिट प्राइस लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कैसे लगाया जाएगा, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, समझ नहीं आ रहा क्या क्या बोल रही हूँ। एक्स लुकअप लगाएंगे। मेरे पास काफी जगह प्रोडक्ट्स का यूनिट प्राइस नहीं है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, फिल्टर करके देखी है रोज, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक वैल्यूज वाली। क्यों फिल्टर करी है, क्योंकि मैं सिर्फ उतनी आउटपुट चेक करना चाहती हूँ। देखो मेरे पास 30 रोज ऐसी हैं जहाँ पे यूनिट प्राइस अवेलेबल नहीं है। तो हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या उस यूनिट प्राइस को ढूंढने का हमारे पास कोई तरीका है। देखो अगर तो एक दो रोज होती है हम उनको डायरेक्टली कर देते हैं ऐसे ही, पर हमारे पास ऐसी 30 रोज है, तो क्यों ना यहाँ पे एक्स लुकअप फॉर्मूला लगा दिया जाए, है ना। पर एक छोटी सी दिक्कत है, अगर हम एक्स लुकअप लगाएंगे तो कई जगह ऐसा है कि प्रोडक्ट आईडी नहीं अवेलेबल है भाई। एक मिनट, ये फिल्टर हटा देते हैं, ये मैंने सारा कर दिया। ओके, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अब हमारे पास अगर मैं डायरेक्टली सीधा सीधा एक्स लुकअप लगा दूंगी, तो व्हाट अबाउट द रोज इन विच प्रोडक्ट आईडी इज नॉट अवेलेबल। देखो एक मिनट, मैं वो ओपन करके ना आपको उस पे समझाती हूँ। जो भी चीज मेरी बताई हुई समझ नहीं आई ना, वो आपने उसी वक्त दोबारा पूछनी है, ब्लैंक फेसेस लेके नहीं बैठे रहना। ये तो हो गया बस मेरे पास प्रोडक्ट रेफरेंस वाला डेटा। ठीक है, अब जो हम जिस डेटा सेट पे काम कर रहे हैं उसको देखते हैं। एक सही सी एग्जांपल मुझे उठाने दो बस। अरे यार,
देखो जी, अब ध्यान से समझो इस चीज को। ये मेरे पास टेबल है जिसको मुझे करेक्ट करना है, और इस टेबल में ये ब्लैंक वैल्यूज आ रही है। इन ब्लैंक वैल्यूज को कैसे ढूंढा जा सकता है? एक्स लुकअप लगा के। क्यों? प्रोडक्ट आईडी या प्रोडक्ट नेम की हेल्प से हम डायरेक्टली फ्रॉम दिस टेबल इस प्रोडक्ट का जो यूनिट प्राइस है वो निकाल सकते हैं। ऐसे ही होगा ना? अगर मुझे यूनिट प्राइस यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे काफी यूनिट प्राइसेस अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली हम इधर से एक्स लुकअप लगा के यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ऐसा ही है ना? बट देखो, अगर मैं पूरे के पूरे कॉलम के ऊपर एक्स लुकअप लगा दूंगी, तो ऑब्वियसली ये सारे प्राइसेस तो कंसीडर नहीं करे जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे एक कॉलम बना लूं, सपोज यूनिट प्राइस नाम का, और उस पे एक्स लुकअप लगा लूं कि विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट आईडी इस टेबल में से यूनिट प्राइस को ढूंढ के यहाँ पे लिखो, वो हर प्रोडक्ट आईडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्राइसेस लिखता जाएगा। ऐसा ही होगा ना? और वो सही भी आएगा। देखो, अगर वो 0-10 के लिए प्राइस है, वो ढूंढ के 1299 लिखेगा। ठीक है। सिमिलरली, अच्छा ये तो सारे 0-10 वाले एग्जाम्पल है, सारा यहाँ पे 1299 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1299 आ जाएगा, ऑब्वियसली कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ही होगा ना? यहाँ पे भी आ जाएगा एक्स लुकअप की हेल्प से। बट ये देखो, एक्स लुकअप ये वाला प्रॉब्लम कहाँ पे करेगा? ये प्रॉब्लम करेगा, कहाँ गई भाई एम्प्टी रोज? चलो फिल्टर ही लगा लेते हैं। ये एक्स लुकअप प्रॉब्लम करेगा इन रोज के लिए। यहाँ पे उसको प्रोडक्ट आईडी मिली ब्लैंक, तो दैट इज वाई यहाँ पे यूनिट प्राइस क्या आ जाएगा? जो भी हमने एक्स लुकअप में स्पेसिफाई करा होगा, वैल्यू नॉट फाउंड की लिखा जाता है ना। तो जो हमारे पास डेटा अवेलेबल भी था, ये जो है एम्प्टी वैल्यूज को, नल वैल्यूज को फाइंड करते करते ये कुछ डेटा को वो भी कर देगा, खराब भी कर देगा। इवन दो वी हैड करेक्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल हियर इन यूनिट प्राइस कॉलम्स, देन फिर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी एम्प्टी होने की वजह से जब उसको रेफरेंस टेबल में से प्रोडक्ट आईडी नहीं मिलेगी, वटेवर हमने स्पेसिफाई करा होगा एक्स लुकअप फॉर्मूला के अंदर, अगर वैल्यू नहीं मिली तो ये लिख देना, 0 लिख देना, नॉट फाउंड लिख देना, वो चीज यहाँ पे आ जाएगी। ये तो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना? हमारी वो वाली एम्प्टी वैल्यूज वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज गलत आ जाएगी। अब इस चीज को एक बार फटाफट प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट करा और डायरेक्टली इधर लगा दिया एक्स लुकअप कि विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट आईडी हमें यूनिट प्राइस चाहिए। अब तो आई होप आपको ये फॉर्मूलाज वगैरह आगे होंगे समझ, या नहीं? एग्जैक्ट मैच चाहिए, 0 लगा दिया। तो देखो जी, इधर ध्यान से देखो, कुछ हद तक तो सही आ रहा है। ये देखो जी, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3499, 3499 फॉर्मेट अलग है बस। पर यहाँ पे देखो ये 75, क्योंकि इसके लिए प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल नहीं थी, इसने लगा दिया नॉट फाउंड। इन सभी वैल्यूज के लिए लगा दिया नॉट फाउंड, जहां जहां उसको प्रोडक्ट आईडी नहीं मिली। और जहां जहां इसके अंदर ब्लैंक वैल्यूज थी, वो ब्लैंक वैल्यूज इसने निकाल दी होंगी, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। ये ये देखो जी, ब्लैंक्स थी इधर यूनिट प्राइस पर, इसने प्रोडक्ट आईडी 008 के अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल दी। तो अब इस चीज का क्या सॉल्यूशन हो सकता है बताओ मुझे? हमने पहले भी ये चीज कर रखी है, इफ लगा के। बिल्कुल हमने इफ लगा देना है कि अगर वैल्यू अवेलेबल है सेल के अंदर, उस वैल्यू को एज इट इज रहने दो, कुछ भी चेंज नहीं करना है। और अगर वैल्यू नहीं अवेलेबल है, ब्लैंक है सेल, उस केस में एक्स लुकअप लगाना है। ठीक है जी? समझ आया क्यों लगाना है ये चीज?
ताकि हमारा जो डेटा प्रेजेंट भी है वो गलती से लॉस ना हो जाए। तो मैं क्या कर देती हूँ, मैं इसमें दोबारा से फॉर्मूला लगाती हूँ। देखो मैंने क्या करा, इधर लगाया इज ब्लैंक। अगर हमारा ये वाला सेल जो है वो ब्लैंक है, सिर्फ उस केस में हमारे पास एक्स लुकअप फॉर्मूला जो है वो लगाया जाए, जो कि क्या करे, इस प्रो इतना ऊपर क्यों चला गया भाई ये, एक मिनट। यहाँ पे लगाते हैं, अगर तो सेल ब्लैक हुआ, ये वाला, देन अरे देन ओनली एक्स लुकअप लगाना है। प्रोडक्ट आईडी की हेल्प से ये हमारी लुकअप एरे है, ये हमारी रिटर्न एरे है। नहीं मिला तो नॉट फाउंड लिख देना, और मिल गया तो सॉरी एग्जैक्ट मैच चाहिए। और अगर इन केस हमारे पास ये फॉल्स हो जाता है, मतलब कि सेल ब्लैंक नहीं है, उस केस में हमें क्या करना है, उस केस में हमें ये यूनिट प्राइस को एज इट इज ही रहने देना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ठीक है जी। तो अब एक बार चेक करते हैं कि अब क्या वैल्यूज ठीक आ रही हैं हमारी। प्रॉब्लम तो हमें सिर्फ ब्लैंक्स में ही आ रही थी, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिर्फ और सिर्फ ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लिया। ये इनको ब्लैंक क्यों नहीं कंसीडर कर रहा है यार, इसमें ये प्रॉब्लम पता नहीं क्यों आ जाती है। नॉर्मली ये वैल्यूज ब्लैंक के लिए ट्रू रिटर्न करती हैं। एक सेकेंड, एक सेकेंड दो मुझे। रिटर्न कर, क्यों रिटर्न कर रहा है फॉल्स भी। एक मिनट दीजिए मुझे। ये ना कुछ करेक्टर रह जाता है, उस वजह से आती है ये प्रॉब्लम। बट को स्टिल इसने एम्प्टी ही रहने दिया। ये देखो, अगर मैं इसमें से ना खुद से करेक्टर्स रिमूव करती हूँ, अब आ रही है वैल्यू। इवन दो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, फिर भी ये ब्लैंक पता नहीं क्यों रिटर्न कर रहा है। ये देखो, अब वैल्यू सही हो रही है, ठीक तो लगाया है यार फॉर्मूला, क्यों दिक्कत आ रही है। पहले तो कभी हुआ नहीं है। हम्म, या एक काम और कर सकते हैं, फिर एक सेकेंड दो मुझे। मैं ना जो मेरा रॉ डेटा सेट है उसमें जैसी सी यूनिट प्राइस की वैल्यू है वैसी सी ही कॉपी करके इधर पेस्ट कर रही है। ये मैंने इसको कॉपी करा, कॉपी करके एज इट इज ही यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। फिल्टर किस चीज पे है? एक नया कॉलम इंसर्ट करा,
ये पेस्ट हो गया। अब ना मैं इस पे डायरेक्टली लगाती हूँ वो वाला फॉर्मूला। देखो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि अगर हमारे पास ये वैल्यू जो है, ये सेल जो है ये ब्लैंक हुआ, ब्लैंक के केस में एक्स लुकअप लगा देना, ये लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे, रिटर्न एरे, नहीं मिला तो नॉट फाउंड, एग्जैक्ट मैच चाहिए 0। हाँ जी मैम, ज्वाइन कर लिया उन्होंने भी, हाँ जी। तो गलत ज्वाइन कर दिया उनके पास। कौन लिंक्डइन की क्लास लगी थी ना, वहाँ ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब चेक करते हैं एक बार। अब तो मोस्ट प्रोबेबली चल ही गया होगा। स्टिल एरर यार, ठीक तो है भाई, अब क्या दिक्कत है। क्यों आ रही है ये प्रॉब्लम, एक मिनट चेक कर लेते हैं इसको। इस ब्लैंक फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ब्लैंक तो है यार क्या। अब ये अगर टेक्स्ट होता हम इसको ट्रिम कर देते या कुछ कर देते, अब ये प्रॉब्लम भी नहीं हटा सकते हैं हम। ऐसे ठीक आ रहा है, अगर खुद से मैनुअली स्पेसेस रिमूव करते हैं तो फॉर्मूला हमारा ठीक है, फॉर्मूला हम गलत नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये आ रही है स्पेसेस की, कि इधर कोई ना कोई करेक्टर बच रहा है, दैट इज वाई इसका देखो ये जो इज ब्लैंक फॉर्मूला है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। even though there is nothing present in this cell, still इसकी logical test is blank ने return करा false। पर return क्या होना चाहिए था, true return होना चाहिए था, क्योंकि इस वाले सेल में तो present ही नहीं है कुछ भी, है ना। तो अगर ये ट्रू रिटर्न करता तो हमारा एक्स लुकअप चलता, फिर हमारी वैल्यू भी जनरेट होके कैलकुलेट होके यहाँ पे आ जाती। पर क्योंकि ये इस ब्लैंक जो है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, दैट इज वाई वैल्यू इफ फॉल्स वाला फॉर्मूला लग रहा है और वो यूनिट प्राइस की वैल्यू को कैलकुलेट करने का ट्राई कर रहा है। पर यूनिट प्राइस के अंदर तो वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं है। अगर कुछ प्रेजेंट होता वो हमें जैसे नॉर्मली जो सिंपल वैल्यूज है हमारे पास उनके लिए ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ये देखो 85 है ये वाला, इसका अगर चेक करेंगे हम तो इसकी इस ब्लैंक ने रिटर्न करा फॉल्स, कि ये सेल जो है वो एम्प्टी नहीं है, ब्लैंक नहीं है। दैट इज वाई वैल्यू इफ फॉल्स वाला पार्ट चला और उसने क्या कर दिया, यूनिट प्राइस की वैल्यू को मतलब एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट कर दिया। ये इसके लिए तो प्रॉपरली चल रहा है, पर ये नहीं चल रहा है तो इन खाली वैल्यूज के लिए नहीं चल रहा। इवन दो देर इज नो कैरेक्टर अवेलेबल इन दैट कॉलम्स दैट सेल्स, स्टिल उनके लिए इस ब्लैंक जो है वो फॉल्स ही रिटर्न कर रहा है, ट्रू नहीं रिटर्न कर रहा है। फॉल्स। लेंथ के केस में 0 रिटर्न कर रहा है। नहीं, वो इस ब्लैंक तो इस यूनिट प्राइस के लिए रिटर्न कर रहे हैं ना फॉल्स। हमारा फॉर्मूला देखो, इन केसेस में हमारा फॉर्मूला देखो कैसे काम कर रहा है, यहाँ पे जाके चेक करते हैं। लॉजिकल टेस्ट सबसे पहले चेक हुआ, वही हमने लिखा है इस ब्लैंक। अब इसका जो भी रिजल्ट आता है ना वो यहाँ पे आ जाता है कि इसका रिजल्ट ये है, तो इस ब्लैंक का रिजल्ट आ गया फॉल्स। नॉर्मली अगर ये ट्रू आता कि हाँ भाई ये एम्प्टी स्पेस है, उस केस में ये वैल्यू इफ ट्रू जो है वो वाला वो हो जाता। अगर इसको ब्लैंक मान लिया जाता तो एक्स लुकअप चलता।
पर क्योंकि ये इस ब्लैंक जो है वो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, दैट इज वाई वैल्यू एक फॉल्स वाला पार्ट चल रहा है, और वहां पे कोई वैल्यू है भी नहीं है, स्टिल उसको वो वैल्यू में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा है। ये प्रॉब्लम आ रही है। देखो अगर कोई स्पेस हो या कुछ हो तो हमारे पास यहाँ पे उसकी लेंथ आए ना। अगर मेरे पास यहाँ पे स्पेस होती है, मैं इस सेल में स्पेस लिख रही हूँ, अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ कि क्या आ रहा है। देखो लेंथ 1 आ रही है क्योंकि उधर स्पेस है। ठीक है, अगर मेरा ये सेल ब्लैंक है कोई भी, उसके लिए मैं इस ब्लैंक चेक कर रही हूँ, ये आ रहा है इस ब्लैंक थ्रू। पर इन सेल्स में कोई भी दिक्कत नहीं है, करेक्टर की लेंथ 0 आ रही है, स्टिल इस ब्लैंक के लिए हमारे पास आ रहा है फॉल्स। और इस बार तो मैंने इस पे कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाया कि मान ले कि भाई इस फॉर्मूला ने क्या कर दिया, इसको कुछ ऐसा नॉन प्रिंटेबल करेक्टर इसके अंदर रख दिया। अगर हमारे पास कोई टेक्स्ट होता, ये टेक्स्ट वाला कॉलम होता, हम उस पे ट्रिम फॉर्मूला क्लीन फॉर्मूला लगा देते, पर ये है भी नंबर्स है। तो इस चीज का क्या सॉल्यूशन होगा? ये पहले कभी प्रॉब्लम नहीं आई है, मैंने इसी डेटा सेट पे पिछले वाले स्टूडेंट्स को भी काम कराया है। एक मिनट मुझे देखने दो। अरे यार ये चीज उस दिन हमने करी तो थी सेट, मुझे याद आया। और उस दिन तो इधर एक फॉर्मूला लगा हुआ था, यहाँ पे हमारे केस में तो फॉर्मूला भी नहीं है। एक मिनट, एक और तरीका अप्लाई करते हैं। अब ये मैं मेरा ना ये जो यूनिट प्राइस वाला कॉलम है ना, ये बिल्कुल वही है रॉ डेटा सेट वाला। अभी मैंने इस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करा है। ठीक है, अब मैं दोबारा से एक फॉर्मूला लगा रही हूँ। इस बार तो हो जाना चाहिए यार। एक बार मुझे चेक करने दो कि हो गया ठीक से या नहीं। हो गया, थैंक गॉड हो गया। देखो क्या होता है, कई बार जो फॉर्मेटिंग वगैरह अप्लाई कर रखी होती है ना हमने, वो भी इस ब्लैंक को फॉल्स बना देती है। ऐसा हो सकता है, ये रीजन है। तो इसलिए ना मैंने इस ब्लैंक की जगह अब जो चीज चेक करी है वो ये है कि इफ देयर इज नथिंग प्रेजेंट इन दिस, मतलब कि मैंने ऐसे ही एम्प्टी कोटेशन मार्क्स छोड़ दिए। ये देखो, ये मैंने चेक करा कि क्या यूनिट प्राइस वाले कॉलम में ये चीज है। अब ये चीज का मतलब एम्प्टी कोटेशन मार्क कुछ भी प्रेजेंट। ठीक है जी। तो पहले मैं इस ब्लैंक चेक कर रही थी, वो इस ब्लैंक कई बार क्या करता है कि फॉर्मेटिंग वगैरह होने की वजह से, क्योंकि हमने तो अपने टेबल को फॉर्मेट कर रखा है ना अच्छे से, कोई स्पेस नहीं थी, तो फॉर्मेटिंग वगैरह होने की वजह से वो इस ब्लैंक क्या कर देता है, फॉल्स रिटर्न कर देता है। तो वो इस ब्लैंक के ऊपर डिपेंडेंट रहने के बजाय मैंने डायरेक्टली ये चेक कर लिया कि क्या यूनिट प्राइस वाले कॉलम में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, एम्प्टी कोटेशन मार्क्स लगा दिए। ठीक है जी।
तो अगर ऐसा हुआ तो एक्स लुकअप लगा देना, अदरवाइज जो वैल्यू उधर प्रेजेंट है उसको एग्जैक्टली नंबर में कन्वर्ट करके उधर लिख देना। अब देखो, अब हमारे ये जो यूनिट प्राइस वाले एम्प्टी कॉलम्स भी थे ना, उनमें भी वैल्यू आ गई है और कोई भी हमारे पास टेक्स्ट वैल्यू नहीं बची है, सारी की सारी को नंबर में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये देखो, ये स्टोर्ड एज टेक्स्ट था, इसको वैल्यू फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट कर दिया। मतलब कि अब मैं अलग से वैल्यू फॉर्मूला नहीं लगा रही हूँ, एज इट इज रॉ डेटा सेट को उठाया और सिंपली क्या कर दिया, उसको उठा के यहाँ पे ऐसे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कि अगर वो उसमें कुछ भी प्रेजेंट नहीं हुआ तो एक्स लुकअप लगा देना और अदरवाइज क्या कर देना, वैल्यू फॉर्मूला लगा देना। ठीक है जी, ये फॉर्मूला लगा लो, इससे हो जाएंगी चीजें। आई को मैनुअली रिमूव कर देना। ये है फॉर्मूला, कर लो नोट, अगर किसी को नहीं समझ आया बता दो, मैं दोबारा समझा देती हूँ। आगे समझ, देखो एक बार नोट कर लो फिर समझाती हूँ। कर दिया जी नोट, समझाऊंगा। अब देखो क्या हो रहा था, पहले हम यहाँ पे ये चेक कर रहे थे, पहले हम यहाँ पे ये चेक कर रहे थे कि अगर ये सेल ब्लैंक है, इफ इज ब्लैंक ए यूनिट प्राइस वाला कॉलम, उस केस में क्या कर देना, एक्स लुकअप लगा देना और अदरवाइज क्या कर देना, उसकी वैल्यू जो है वो वैल्यू निकाल के लिख देना। अब ये पता है एक्स लुकअप क्या करता है, वैल्यू को ढूंढ के लिख के आता है, और वैल्यू फॉर्मूला क्या करता है, न्यूमेरिकल कर देता है, टेक्स्ट टू नंबर कन्वर्ट कर देता है, राइट। अब देखो है क्या, ये इज ब्लैंक है ना, इवन तो सेल में कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, फिर भी ये इज ब्लैंक फॉल्स रिटर्न कर रहा था। वो कई बार क्या हो जाता है, फॉर्मेटिंग वगैरह की वजह से हो जाता है, तो मैंने इस ब्लैंक फॉर्मूला को यूज करना ही छोड़ दिया। इसकी जगह अब मैं ये चेक कर रही हूँ कि अगर मेरे यूनिट प्राइस वाले कॉलम में ये वैल्यू प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं, खाली छोड़ रही हूँ इसको, मैं स्पेस भी नहीं देनी है। स्पेस का मतलब होता है एग्जैक्ट स्पेस ढूंढ रहे हैं, पर हमने इसको एम्प्टी छोड़ दिया, मतलब अगर उसके अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, उस केस में हमें एक्स लुकअप लगाना है। तो जब इसको ये एम्प्टी वैल्यूज मिलेंगी, एक्स लुकअप की हेल्प से यहाँ से वैल्यूज ढूंढ के ले आएगा। और अगर ये खाली ना हुआ, मतलब इसके अलावा इसके अंदर कोई भी वैल्यू है, जैसे ये 1299 है या कुछ भी और है, उस केस में ये क्या कर देगा, उसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके लिख देगा। और ये चीज हमने क्यों करनी है, क्योंकि इन सेवरल सेल्स वी हैव द वैल्यूज स्टोर्ड एज टेक्स्ट। अब समझ आया जी, समझ आया या नहीं। अब सेम ही चीज आप ना खुद से एक बार इन फॉर्म, इन वाले कॉलम्स पे करो, क्वांटिटी एंड डिस्काउंट, रेवेन्यू पे नहीं करना है, क्वांटिटी पर क्वांटिटी डिस्काउंट तो कहीं मिलेगा ही नहीं, इसके लिए अलग चीज, अलग फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, एक बार ये सारी की सारी वैल्यूज को कॉपी करके ना
यहाँ पे यूनिट प्राइस वाले कॉलम में पेस्ट एज वैल्यूज करके हेल्पर कॉलम को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे मैंने वैल्यूज को पेस्ट करा और हेल्पर कॉलम को रिमूव कर दिया। ये वैल्यूज मैंने इधर से कॉपी करी है, सही है ना वैल्यूज? और यूनिट प्राइस वाले कॉलम में आके मैंने इनको क्या कर दिया, पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया। अब ठीक है, पहले कुछ गलत कर दिया था। ठीक है जी, तो अब एक बार चेक करते हैं, तो क्या हमारे पास कोई ब्लैंक सेल बचा है? नहीं बचा, हमने सारे ब्लैंक्स को फिल कर दिया। नेक्स्ट चलते हैं क्वांटिटी वाले कॉलम में, या डिस्काउंट किसी पे भी जा सकते हैं। अब देखो, वी हैव नेगेटिव क्वांटिटीज, तो क्या कभी नेगेटिव क्वांटिटी में कोई चीज सेल हो सकती है? नेगेटिव क्वांटिटी में कोई चीज सेल करी जा सकती है? नहीं करी जा सकती है। सिमिलरली डिस्काउंट वाले में देखेंगे, तो वी हैव नेगेटिव डिस्काउंट्स, वी हैव डिस्काउंट्स 159.99। इज इट पॉसिबल डिस्काउंट इतना होना? डिस्काउंट तो हमेशा, अगर नंबर्स में बात करूं 1 से लेके 100 तक लाई कर सकता है, अगर डेसिमल्स में बात करूं 0 और 1 के बीच में हमेशा लाई करेगा। ऐसा ही होगा ना? तो अब ये देखो, यहाँ पे मेरे पास यूनिट प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, डिस्काउंट भी है, रेवेन्यू भी है। अब मुझे ये बताओ कि हमें ना एक दूसरे के ऊपर ये चीजें डिपेंडेंट है, और हमें सही वैल्यूज निकालनी है, कैसे निकाली जाएगी? वैसे एक सिंपल चीज बताओ, कि अगर मेरे पास किसी चीज का प्रोडक्ट का प्राइस भी है, सपोज मैंने एक पेन खरीदा है, उस पेन का प्राइस है 12 रुपीज। मेरे पास यहाँ पे क्वांटिटी भी है, ये कितनी क्वांटिटी में खरीदा गया है, 12 पेन्स ही खरीदे गए हैं। मेरे पास डिस्काउंट भी है, कि डिस्काउंट कितना दिया गया है, 20% दिया गया है। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे फॉर्मूला बताओ जो कि ये टोटल रेवेन्यू को कैलकुलेट करेगा, कि 12 पेन, 12 रुपए के 12 पेन 20% डिस्काउंट पे खरीदे गए, तो कितने पैसे एक्चुअल में उसने दिए शॉपकीपर को, तो कैसे फाइंड होगी ये चीज? कैसे फाइंड होगी? चलो अभी के लिए डिस्काउंट को ड्रॉप कर देते हैं, डिस्काउंट नहीं चाहिए। 12 पेन है, 12 रुपए के पेन है, 12 ही खरीदेंगे, कितने पैसे देने पड़ेंगे हमें? हाँ जी, 144। अरे यार, 5 रुपए की चीज है, कोई 5 रुपए की इरेजर है, आपने 10 इरेजर खरीदी है, कितने पैसे दोगे? 50 रुपए दोगे, क्यों? हाँ, तो इधर ये जब ये चीज पूछी तो क्या हो गया? अगर अब मैं बोलूं 20% डिस्काउंट के साथ, बताओ कि अब उसने किसने पैसे दिए हैं, फिर कैसे फाइंड करेंगे? यार पांचवी छेवीं में इतने क्वेश्चंस होते हैं ना ये वाले, इतने ज्यादा। हाँ जी, बताओ, कैलकुलेट करो कितने पैसे, फिर 20% डिस्काउंट पे उसको चीज मिली है, कितने पैसों के लेगा वो 12 पेन? 115। पता नहीं यार, ऐसे मुझे भी नहीं आता। 0.20% है, यही आएगा 0.2 ऑफ 144। ओके, 116। 116 की आएगा।
क्या होता है जी फिर टोटल फाइंड करने का फॉर्मूला, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा फिर? यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी इनटू डिस्काउंट। दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई डिस्काउंट। ठीक है जी, ये होगा। फिर ये तो कुछ कुछ गलत आ रहा है, ये तो इतना आ जाएगा 28.8 आ जाएगा। तो चलो मैंने बोल दिया, हाँ तो 12 इंटू 12 माइनस 20, तो 144 माइनस 20%। नहीं, इस फॉर्मूला से आ जाएगा सही, बिल्कुल सही। एक बार कैलकुलेट करके देखें, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो इस फॉर्मूला से नहीं आएगा यार। ठीक, ये तो कुछ और आ गया, नहीं आएगा, गलत आ गया ना। आपके सामने मैंने कैलकुलेशन करी है फॉर्मूला, क्योंकि देखो मैं तो एक्सेल को जो फॉर्मूला दे दूंगी वो उसके अकॉर्डिंग ही मुझे कैलकुलेशन करके दे देगा। तो हमें फॉर्मूला सही बनाना होगा, सोच समझ के बनाना होगा कि हमें फॉर्मूला क्या देना है। अगर देखो आप बोल रहे हो कि अगर हम यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट कर देंगे, तो ये चीज तो बचपन में सभी ने पढ़ी होगी। अब देखो थोड़ी इजी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि यूनिट प्राइस है 5, क्वांटिटी है 10, डिस्काउंट है 10%। अब अगर मैं ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो देखो 5 इंटू 10 माइनस 10%, तो ये आ जाएगा 50 माइनस दिस। अब इस चीज का सबको पता है कैसे निकालते हैं कि 50 माइनस 1/10, तो ये पहले कुछ एलसीएम वगैरह होता है, ये हो जाएगा 500 माइनस 1/10, दिस विल बी 499 डिवाइड बाय 10, 49.9। तो 50 रुपए की चीज पे 10% डिस्काउंट मिला, तो किसी एंगल से भी वो 49.9 तो नहीं होगा। तो क्या होगा फॉर्मूला फिर? तो यही तो इधर करा है, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी माइनस डिस्काउंट, सेम ही करा है पर आंसर तो गलत आ रहा है। सोचो फिर। एक्चुअल में बताओ यार, बताओ। अच्छा एक आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझाती हूँ। देखो अगर मेरे पास 500 रुपए की चीज है और मुझे उस पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका मतलब मुझे एक्चुअल में पे कितने परसेंट करना है 100 में से? 90%। तो यहाँ पे इस चीज पे फोकस करने की बजाय क्यों ना हम डायरेक्टली इससे फोकस कर लें कि इसका हमें 90% पे करना है। हमें ये चीज हमें पहले निकालनी पड़ेगी कि पहले अवर डिस्काउंट इज 10% ऑफ टोटल 500, वो कितना आएगा 50 रुपीज। फिर हम यहाँ पे वैल्यू जो हमें पे करनी है वो निकालेंगे कि जो चीज की एक्चुअल वैल्यू थी माइनस जितना डिस्काउंट दिया गया है, दैट इज 450। एक चीज तो देखो सिंपल ये है ना कि पहले मैंने डिस्काउंट फाइंड करा कि अगर मुझे 500 की चीज पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, दैट मीन्स 50 रुपीज का डिस्काउंट मुझे मिल रहा है। और मुझे जो वैल्यू पे करनी है वो वैल्यू क्या है? वट एवर द एक्चुअल प्राइस इज माइनस वट एवर द कैलकुलेटेड डिस्काउंट, तो मुझे 450 रुपया पे करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे ये जो पहले क्या डिस्काउंट कैलकुलेट कर रही हूँ, क्यों ना इस चीज की बजाय मैं इस चीज पे फोकस करूं कि अगर मुझे 10% डिस्काउंट मिल रहा है तो मुझे एक्चुअल प्राइस का 90% पे करना है। ऐसे ही होगा ना, 10% तो डिस्काउंट चला गया। तो अब अगर मैं ये चीज फाइंड करती हूँ
तो देखो क्या हो रहा है हमारे पास, ये चीज हमें सीधी कैलकुलेशन करके दे रही है। हमें यहाँ पे पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करके कुछ सब्ट्रैक्शन नहीं करना पड़ा, आई एम डायरेक्टली एबल टू फाइंड द प्राइस दैट आई हैव टू पे। तो एक्सेल के अंदर हमें अब ये फॉर्मूला लिखना है। क्यों? क्योंकि ये देखो, ये बचपन में हर किसी ने चीज करी होगी ना, कि यहाँ पे कुछ फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे ये फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। ये 9वीं 10वीं की साइंस में हर किसी को पढ़ाया जाता है ना। तो अगर मेरे पास E की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है, M और C दे रखा है, तो हम कर सकते हैं। अगर M की वैल्यू फाइंड करनी है, E गिवन है, M नहीं, तो हम क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूला को ऐसा कुछ बना लेते हैं। तो हमें भी एक ही फॉर्मूला जो है वो जनरेट करना है, उसी फॉर्मूला से हम ये सारी की सारी चीजें जो है ये ठीक करने वाले हैं। तो मैंने ये जो फॉर्मूला कि मुझे पहले ये कैलकुलेट करो माइनस करो, क्यों ना उसकी बजाय डायरेक्टली ये लिख दिया जाए कि जो टोटल रेवेन्यू है वो कितना है, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई 1 माइनस डिस्काउंट। अब इस 1 माइनस डिस्काउंट का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे डिस्काउंट को डिवीजन में लेने की बजाय सीधा परसेंट डेसिमल में ले रही हूँ, कि 10% डिस्काउंट का मतलब है 0.1, 20% डिस्काउंट का मतलब है 0.2, 15% डिस्काउंट का मतलब है 0.15, 25% डिस्काउंट का मतलब है 0.25, 5% डिस्काउंट का मतलब है 0.05। तो मैं यहाँ पे डिवीजन में लेने की बजाय सीधा चीजों को डेसिमल में ले रही, मतलब कि यहाँ पे ये जो डिस्काउंट है, इस पूरे के पूरे डिस्काउंट को हम ऐसे परसेंटेज में ही रखने वाले, वैसे ऑलरेडी परसेंटेज में है। ठीक है जी, समझ आया? तो अब यहाँ पे अगर देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर मुझे 0.2% डिस्काउंट मिला है, 20% डिस्काउंट मिला है, दैट मीन्स आई हैव टू पे फॉर 0.8%, 80% बेसिकली। तो अब वो 80% एक्चुअल में फाइंड कैसे होगा, 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो टोटल पे करना है वो मेरा कितना है, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई 1 माइनस डिस्काउंट। अगर हम ये फॉर्मूला ना करते तो हमें लिखना पड़ता है यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी माइनस यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई डिस्काउंट। इससे कितना डिस्काउंट मिला है वो कैलकुलेट होता, इसमें से टोटल माइनस वो डिस्काउंट कितना है वो चीज होती। तो उस चीज को मैंने यहाँ पे ये सिंप्लीफाई कर लिया कि यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी कॉमन है, और यहाँ पे क्या बचा, 1 माइनस, और इधर बचा डिस्काउंट। समझ आया जी? ये चीज करी होगी ना बचपन में, बड़ी कराई जाती है यार, 8वीं 9वीं 10वीं 6वीं से ही शुरू हो जाती है। तो मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो बना लिया कि रेवेन्यू इज यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई 1 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, अब सेम एग्जांपल इस फॉर्मूला से करके देखते हैं कि एक पेन है 12 रुपीज का, उसको मैंने 12 क्वांटिटी में खरीदा और डिस्काउंट मुझे दिया गया है 20%। तो ये कितने का आएगा, 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 0.8। तो 144 मल्टीप्लाई 0.8 इज, यार मुझे नहीं आती मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ ऐसा बन जाएगा 115.2, ऐसा कुछ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले हम ऑलरेडी पहले डिस्काउंट निकाल रहे थे, फिर उसको माइनस कर रहे थे एक्चुअल प्राइस से। अब मैंने सीधा ये सिंपल सा फॉर्मूला निकाल लिया जो कि मुझे रेवेन्यू फाइंड करके देगा। अब देखो, नहीं समझ आया क्या, समझ आ गया? अगर कुछ चीज समझ नहीं आई एक आध तो पूछ लो, बता देती हूँ। आगे समझ, हाँ आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो अब मुझे इसी फॉर्मूला को यूज करना है। यहाँ पे देखो, पहले अगर मैं डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट फाइंड करते हैं, है ना। अब जो एक्चुअल में सही वैल्यूज है उनके लिए तो सर्च करने की जरूरत है ही नहीं हमें, है ना। जो गलत वैल्यूज आ रही है, गलत वैल्यूज क्या, 1 से ऊपर जो डिस्काउंट है, 0 से नीचे जो डिस्काउंट है वो गलत है। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स के लिए डिस्काउंट को फाइंड करने के लिए
ये फॉर्मूला लगाना है, पर ये फॉर्मूला तो रेवेन्यू का है ना, इसको डिस्काउंट का कैसे बनाया जाएगा? बताओ, ये रेवेन्यू का फॉर्मूला, इसको डिस्काउंट का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ये चीज आती है सबको? जो चीजें उधर मल्टीप्लिकेशन में थी वो इधर आके डिवीजन में होगी। ठीक है जी। अब अगर इस डिस्काउंट को इधर लेके आएंगे, इधर ये नेगेटिव था, इधर आके क्या हो जाएगा? तो दैट मीन्स डिस्काउंट विल बी 1 माइनस रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है फॉर्मूला। ठीक है जी। और हमने ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है? ये सिर्फ और सिर्फ उन सेल्स के लिए अप्लाई करना है जहां पे डिस्काउंट की वैल्यू 0 या लेस देन 0 या फिर 1 या 1 से ग्रेटर आएगी। क्योंकि 1 से लेके 100% के बीच डिस्काउंट पॉसिबल होता है, मतलब कि 0.1, 0.2, 0.25, 0.79 पॉसिबल है। पर जैसे ही डिस्काउंट इससे ऊपर जाता है, 1 चला जाता है, दैट मीन्स 100% डिस्काउंट। तो कभी भी 100% डिस्काउंट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। कभी भी 0%, नेगेटिव 0.5% डिस्काउंट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब है कि हमने ये फॉर्मूला भी अप्लाई करना है। ये फॉर्मूला समझ आया ना? ये क्या करा है मैंने, इसी फॉर्मूला को मैंने उल्टा पुल्टा इधर उधर करके डिस्काउंट निकाल लिया कि डिस्काउंट कैसे निकाला जाएगा। पर ये सभी जगह नहीं अप्लाई करना है, क्योंकि हो सकता है ये सही फॉर्मूला, सही वैल्यूज को भी गलत कर दे, है ना। तो जो सही वैल्यूज है ना, उनको उधर ही पड़े रहने देना है। सिर्फ जो गलत वैल्यूज है उनके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब ये फॉर्मूला मैं कैसे अप्लाई करूंगी। मैंने यहाँ पे लगाया, अगर हमारे डिस्काउंट वाले कॉलम की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, या फिर, अच्छा, और इसमें ऐसा नहीं लगता है, इसमें ऐसा लगता है। ठीक है। तो मैंने लगाया कि अगर डिस्काउंट वाले सेल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, या फिर इसी की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब वो वैल्यू क्या है? सही है या गलत है? गलत है ना। अगर डिस्काउंट वाले सेल की वैल्यू 0 या 0 से कम हुई, 1 या 1 से ज्यादा हुई, तो इतना डिस्काउंट तो पॉसिबल ही नहीं होता ना, मतलब कि वो गलत है। उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में हमें वो अपना फॉर्मूला लगाना है। ठीक है जी। उस केस में डिस्काउंट कैसे ढूंढा जाएगा? 1 माइनस, तो दैट मीन्स फिर हमें क्या करना है? फिर हमें एक फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी। डिस्काउंट क्यों चला गया? क्वांटिटी करता सभी। अदरवाइज जो डिस्काउंट की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है वही रहने देनी है। अच्छा, 0 वाला डिस्काउंट भी सही है, तो इसको लेस देन 0 रहने देना है सिर्फ। ये देखो जी, जो सही वैल्यूज है हमारी वो सही ही आ रही है। एक बार गलत वैल्यूज चेक कर लेते हैं कि क्या गलत वैल्यूज के लिए ये हमें सही निकाल के दे रहा है। तो -0.5 गलत वैल्यू है, 1.5 गलत है, 2 गलत है, 150 गलत है, 999 और ब्लैंक भी गलत है। तो ब्लैंक वाले के तो इसने भी दिक्कत कर दी है, उस चीज का हमें बाद में सॉल्यूशन करना पड़ेगा, है ना। ये देखो जी, एक मिनट, पहले ब्लैंक्स को हटा दूं एक बार। ब्लैंक्स वाले केस में तो ये ज्यादा ही कचरा कर रहा है, तो ब्लैंक्स का बाद में देखते हैं। फॉर्मूला सही लगाया क्या मैंने? 1 माइनस रेवेन्यू
डिवाइडेड बाय, अच्छा फॉर्मूला मैंने ब्रैकेट्स मिस कर दी है, देखो वो ब्रैकेट्स नहीं मिस करनी है, इसलिए गलत फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ पे होगा इस, नॉर्मली देखो क्या होता है ना, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होती है तो यूनिट प्राइस पहले क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगा, देन उसको रेवेन्यू से डिवाइड करा जाएगा ना, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट जरूर लगा देनी है, वरना आंसर गलत आएगा। अब चेक करते हैं दोबारा से। अब सही आ रहा है, देखो पहले 1.5% डिस्काउंट था, बट इसने सही निकाल के दिया 0.26। 999 डिस्काउंट था, देखो उस केस में भी इसने सही डिस्काउंट निकाल के दिया है। -0.5 के केस में भी सही डिस्काउंट निकाल के दिया है। पहले मैं प्रॉब्लम पता है क्या कर रही थी, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही थी 1 माइनस रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो क्या हो रहा था, मे बी वो रेवेन्यू यूनिट प्राइस से पहले डिवाइड होके फिर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो रहा था, पर हमें ये चाहिए ये वाली मल्टीप्लिकेशन पहले हो जाए ना, यूनिट प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा जाए, जो भी उसका आउटपुट आए देन उसको रेवेन्यू से डिवाइड करा जाए ना, तो ये फॉर्मूला में एक करेक्शन कर लेनी है। अब एक बार ब्लैंक्स भी चेक कर लेते हैं कि ब्लैंक्स के केस में क्या हो रहा है। ब्लैंक्स के केस में भी देखो आ गया ये, ठीक सी हो गया हमारा, सही से डिस्काउंट आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली चेक भी करती हूँ ना, अब मेरे पास सारी की सारी वैलिड डिस्काउंट की वैल्यूज अवेलेबल है, जो कि 0 से लेके 1 के बीच ही लाई कर रही है। समझ आया जी फॉर्मूला? ठीक है, मैंने सिंपल, देखो ध्यान से समझो अगर किसी को नहीं समझ आया, मैंने सिर्फ इतना चेक करा है कि अगर डिस्काउंट की वैल्यू लेस देन 0 हुई या 1 से बड़ी हुई, दैट मींस डिस्काउंट की वैल्यू गलत है, तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला लगा के फिर डिस्काउंट की वैल्यू फाइंड करनी है। और अगर वो गलत नहीं है, मतलब 0 या 1 के बीच ही लाई कर रही है, तो उसको एज इट इज रहने दो, उस केस में हमें उसको चेंज नहीं करना। ठीक है जी, लग गया ये फॉर्मूला। ये वैल्यूज को कॉपी करके हम हेल्पर कॉलम को डिलीट कर देंगे। अगर किसी का नहीं हुआ तो बता दो, ये कुछ नोट करना है तो। हो गया जी। अब ऐसा करो, सिमिलरली क्वांटिटी फाइंड करो। क्वांटिटी में मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम है, एक बार मैं ये वाला कॉपी पेस्ट कर लूं। देखो जी, क्वांटिटी में देखो -5, -1 और 10,000 और 99,000। तो इसमें मुझे बताओ कि आपको आउटलायर्स कौन से लग रहे हैं। नेगेटिव और, हाँ नेगेटिव 0 भी, क्योंकि क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती है वो, और जो यहाँ पे ज्यादा ही 10,000 जा रहे हैं। तो हो भी सकता है किसी ने 10,000 में ऑर्डर करा है, पर नहीं भी हो सकता है यार, 10,000 कोई क्या ही चीज मंगाएगा। तो इनके अलावा जो वैल्यूज है वो ठीक है, उस केस में हमें कुछ नहीं करना है। पर आउटलायर्स के केस में हम क्वांटिटी को फाइंड करना चाहते हैं। बताओ क्वांटिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा। रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस। ठीक है, क्वांटिटी फाइंड करनी है ना हमें, तो ये हो जाएगा रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट प्राइस इनटू 1 माइनस टी। यही होगा ना, क्योंकि ये दोनों चीजें इधर मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे आके डिवीजन में हो जाएगी। ये बनेगा ना फॉर्मूला। ठीक है, अब क्या करो, इस चीज का ध्यान रखना है कि ये पूरा का पूरा पहले आपस में मल्टीप्लाई हो, पहले 1 माइनस डी हो, उसको यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई हो किया जाए, और जो भी इसका रिजल्ट है उसको रेवेन्यू से डिवाइड करा जाए, दैट विल बी आवर क्वांटिटी, राइट।
जैसे सिंपल एग्जांपल अगर हम लेके चले, हमारा ये आया था 115.2 करके कुछ है ना, ये रेवेन्यू था, क्वांटिटी थी 12, यूनिट प्राइस था 12 और डिस्काउंट था 20%। ठीक है, तो बेसिकली इस बार हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास रेवेन्यू, यूनिट प्राइस, डिस्काउंट सही है, हमने क्वांटिटी फाइंड करनी है। पर जो कॉलम्स ऑलरेडी ठीक है उनमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। यहाँ पे लगेगा कि अगर इस क्वांटिटी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है या फिर क्वांटिटी की वैल्यू 1000 से ऊपर जा रही है, उस केस में हमें इस फॉर्मूला से फाइंड करनी है क्वांटिटी। अदरवाइज जो क्वांटिटी अवेलेबल है वही रहने दो, चेंज नहीं करना है। लगाओ ये फॉर्मूला खुद से। देख लो अगर किसी ने फॉर्मूला चेक करना है, ये सही है, इससे वैल्यूज ठीक आ रही है। हो गया जी। कर दूं ये कॉलम डिलीट, फॉर्मूला तो नहीं देखना किसी को? हो गया ना?
नेक्स्ट लास्ट बचा है रेवेन्यू, वो कैसे फाइंड होगा? लास्ट रेवेन्यू वाला कॉलम बचा है, देखो यूनिट प्राइस भी ठीक हो गया, कुछ भी एम्प्टी नहीं है, क्वांटिटी भी ठीक हो गया, कुछ भी गलत वैल्यू नहीं है, डिस्काउंट भी ठीक हो गया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट बचा है रेवेन्यू। ठीक है, ये कैसे होगा? इस पे तो चाहे हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दे, जो है ही हमने वो करा है ना, ये तो हो ही जाएगा, इसमें तो एम्प्टी वगैरह चेक करने की जरूरत भी नहीं है। अगर हमारे पास सारी चीजें करेक्ट है तो इस पे तो डायरेक्टली लगाया जा सकता है कि यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी मल्टीप्लाई 1 माइनस डिस्काउंट। ये देखो जी, ऑलमोस्ट सही आ रही है वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे भी गलतियां थी, एक बार गलतियां ये देखो, जैसे नेगेटिव आ रहा था, -1 आ रहा था, 0 आ रहा था, ये गलतियां थी ऑब्वियसली। इतना रेवेन्यू तो हो ही नहीं सकता है कभी, या फिर आउटलायर्स चेक कर लेते हैं। ये आउटलायर हो सकता है, ये आउटलायर की पॉसिबल वैल्यू है, ये ब्लैंक्स है, अगर इनका चेक करेंगे तो देखो हमारी वैल्यूज करेक्ट होगी जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंपल फॉर्मूला लगाने से। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं सिंपली इन वैल्यूज को कॉपी करके क्या कर सकती हूँ, इधर पेस्ट एज वैल्यू कर सकती हूँ, आई विल गेट करेक्ट डेटा। क्यों इतना? डन। यहाँ तक कोई चीज समझ ना आई हो? क्या चीज समझ नहीं आई, दोबारा पूछ लो। किसी का कोई फंक्शन फॉर्मूला नहीं लग रहा है? हो गया यार, करे आगे। ये कर लिया था ठीक पेमेंट मोड।
अरे यार इतनी बोरिंग क्लास है ना। ऑर्डर स्टेटस के केस में देखो, एक हमारे पास कैंसल प्रोडक्ट्स है, एक डिलीवर्ड है, एक रिटर्न है और एक पेंडिंग है। उसके अलावा बड़ी बेकार चीजें आ रही है। उन सबका हम ऑर्डर स्टेटस कर सकते हैं अननोन, क्योंकि अगर आ रहा है नॉट अवेलेबल, नील, ठीक है, टीबीडी, अननोन, क्वेश्चन मार्क, ये इन सबको क्या कर सकते हैं, अननोन कर देना। ये आप खुद से करने वाले हो घर पे, क्योंकि सिंपल काम है, रिप्लेस करनी है वैल्यूज। सिमिलरली मैंने बोला था कि ये पेमेंट मोड को भी सही बना लेना, ठीक है जी। सेम ही वैल्यूज है, और जहां पे ब्लैंक्स आ रहा है उधर पेमेंट मोड अननोन कर देना कि नहीं पता पेमेंट मोड कौन सा है। अब अगर हम देखें, चलो ये दोनों आज आप सॉर्ट कर लोगे, इनमें ब्लैंक वैल्यूज कोई नहीं छोड़नी है, ठीक है। रेवेन्यू, डिस्काउंट, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस हमने ऑलरेडी ठीक कर दिया है। कैटेगरी में जाएंगे, कैटेगरी में हमारे पास ये मैंने बोला था आपको ठीक कर लो, बट वी हैव सम सेल्स जिनके अंदर वैल्यूज ब्लैंक है। तो अब अगर मुझे कैटेगरी की ब्लैंक वैल्यूज को हटाना, एक बार चेक कर लेते हैं क्या है। तो देखो, हमारे पास प्रोडक्ट का नेम अवेलेबल है पर कैटेगरी ब्लैंक है। उधर तो है ही कैटेगरी ब्लैंक, बट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका नाम आईडी भी नहीं अवेलेबल है, उनकी भी कैटेगरी ब्लैंक है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि वी हैव मेनी सेल्स, मेनी रोज, जिनके अंदर ना तो हमें प्रोडक्ट की आईडी पता है, ना नेम पता है, ना कैटेगरी पता है। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, बताओ क्या कर सकते हैं। अगर तीनों में से एक भी चीज मिल जाए ना, फिर हम बाकी तो निकाल ही लेंगे। प्रोडक्ट के नेम से, प्रोडक्ट की आईडी से उसका नेम भी पता चल सकता है, उसका कैटेगरी भी पता चल सकता है। पर अगर मेरे पास तीनों ही अवेलेबल नहीं है, तो क्या इसको फाइंड करना पॉसिबल है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो कैसे है, बताओ जी। प्रोडक्ट के आईडी को जहां पे ना उसका नाम अवेलेबल है ना कैटेगरी अवेलेबल है, क्या ऐसे ऐसे डेटा को फाइंड करना पॉसिबल है? आपको लगता है कोई भी ऐसा कॉलम, कोई भी ऐसा सेल जिनकी हेल्प से उसको ढूंढा जा सकता है? मुझे आप ही लोगों से जवाब चाहिए, जब आंसर मिल जाएगा फिर हम आगे चलेंगे। ना हाँ, आप कोई भी जवाब। ऑर्डर आईडी, यूनिट प्राइस, देखो ऑर्डर आईडी से तो हम ढूंढ ही नहीं सकते, क्योंकि ऑर्डर आईडी की कहीं और प्रेजेंट ही नहीं है। पर यूनिट प्राइस से ढूंढा जा सकता है। उस चीज को भी हमें ध्यान से करना होगा, क्योंकि ऐसा भी अभी तो हमारे पास 20 ही प्रोडक्ट है। अगर 100 प्रोडक्ट हो फिर ये करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर 100 प्रोडक्ट के हर प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइस हो फिर ये पॉसिबल है। पर अगर मैं आके यहाँ पे देखूं, मेरे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके प्राइसेस सेम है। जैसे ये देखो, ये वाइल्ड क्राफ्ट बैग कुछ करके है, इसका भी यही प्राइस है, और ये कुछ जीन्स है, इनका भी सेम ही प्राइस है। फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे कोई प्रोडक्ट बेचा गया है 2499 का, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये कौन सा था, ये जीन थी या फिर ये बैग था? प्रॉब्लम हो गया ना। तो पहले तो ये देखते हैं कि ऐसे कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्राइस सेम है। वो देखने के लिए मैं चीजों को सॉर्ट कर लेती हूँ। अभी तो हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं, पर अगर प्रोडक्ट्स ज्यादा हो गए फिर मैनुअली पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, एक तो ये दो प्रोडक्ट्स है, कोलगेट एंड डेयरी मिल्क, जिनका प्राइस सेम है। उसके अलावा हमारे पास ये दो प्रोडक्ट्स है जिनका प्राइस सेम है। अब इन चार प्रोडक्ट्स के अलावा बाकी सारे प्रोडक्ट्स तो फेच करना पॉसिबल है ना। बाकी तो किसी भी प्रोडक्ट्स का प्राइस जो है वो डुप्लीकेट है ही नहीं। इन चार प्रोडक्ट्स का था, समझ आ रहा है ना कि आप बोल रही हूँ कि यूनिट प्राइस की हेल्प से प्रोडक्ट को ढूंढना पॉसिबल था। पर एक छोटी सी दिक्कत आ गई है, वी हैव सम प्रोडक्ट्स विद सेम यूनिट प्राइस। चार ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब दो दो स्पेसिफिकली, जिनके यूनिट प्राइसेस सेम है। तो उनका ढूंढना पॉसिबल नहीं है, उनको ढूंढना, उनके अलावा बाकी चीजों को ढूंढा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है जी। तो अब ऐसा करते हैं, आप बताओ कि आप क्या सोचोगे कि क्या करना चाहिए अब हमें ऐसे केस में।
बताओ जी क्या करेंगे हम? आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या बेस्ट रहेगा? बताओ। हम ना इस वाले सेल पे, प्रोडक्ट आईडी वाले सेल पे एक फॉर्मूला लगाने वाले हैं कि अगर प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल है उसको वही रहने दो, अगर अवेलेबल नहीं है तो एक्स लुकअप लगाना है इस प्राइस की हेल्प से। बट एक कंडीशन लगानी है, उधर इफ लगेगा कि अगर जो प्राइस है 2499 है, उस केस में हम लिखने वाले एम्बिगुअस, ये कुछ भी ना, हमें क्योंकि श्योर नहीं है कि वो क्या प्रोडक्ट है। और अगर 2499 या फिर 95 के अलावा कोई भी है तो उसको एक्स लुकअप से ढूंढ लो। अब ये फॉर्मूला आपने लगाना है, मैं लॉजिक बता रही हूँ कि सबसे पहली चीज हमारी ये रहने वाली है कि अगर प्रोडक्ट आईडी अवेलेबल है तो उसको रहने दो जैसी सी वो है, उसको चेंज नहीं करना है। बट अगर प्रोडक्ट आईडी वाला सेल जो है वो खाली हुआ, उस केस में एक चीज और देखनी है कि क्या यूनिट प्राइस 2499 या 95 है। अगर 24 या 95, 2499 या 95 हुआ, उस केस में यहाँ पे लिखना है प्रोडक्ट आईडी में एम्बिगुअस। अगर 2499 या 95 के अलावा कुछ भी हुआ, फिर एक्स लुकअप लगा के प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की आईडी ढूंढ के लेके आ। अब कंडीशन सारी मैंने बता दी है, ये आपने खुद सोचना है कि क्या कौन से फॉर्मूलाज यूज होने हैं, कैसी सी नेस्टिंग होनी है। ठीक है जी, एक छोटा सा सिंपल सा टास्क दिया है, ये आपने करके आना। अब ये आपने खुद सोचना है कि ये चीज हमें अप्लाई कैसे करनी। ठीक है जी, समझ आ गया था क्या क्या चीजें करती है मैनुअली, ओरली जो मैंने चीजें बताई हैं। ठीक है, कि 2499 और 95 क्योंकि दो दो प्रोडक्ट्स हैं ईच, तो वो हम खुद से श्योर नहीं कर सकते कि कौन सा है, उनको नाम दे देना है एम्बिगुअस। और अगर इसके अलावा कोई भी है और प्रोडक्ट आईडी की सेल एम्प्टी है, फिर एक्स लुकअप से वैल्यू ढूंढी जाए। ठीक है जी, अब ये होना चाहिए कल सभी का। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट आईडी मिल जाएगी ना, फिर उसकी हेल्प से प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी ढूंढना आसान हो जाएगा। और जहां पे प्रोडक्ट आईडी एम्बिगुअस आ गई, क्योंकि 2499 प्रोडक्ट का प्राइस था, तो उधर प्रोडक्ट का नेम और कैटेगरी भी एम्बिगुअस ही रखना, कोई दिक्कत नहीं है। एम्बिगुअस रख देना या दोनों प्रोडक्ट के नाम स्लैश के साथ रख देना। ठीक है जी, करके लेके आना ये सब सबने।